रसिया यूक्रेन वॉर के बीच हमेशा ये बात सामने आती है कि कहीं ये वॉर न्यूक्लियर वेपन्स का तो ना हो जाए, न्यूक्लियर वेपन्स का तो ना हो जाए। यानी न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब यहाँ क्या हो गया, परमाणु हमला तो नहीं हो जाए। ये परमाणु हमला क्या हो सकता है, तो परमाणु हथियार का हमला, और परमाणु हथियार से जुड़ा हुआ जो डेटा है वो काफ़ी चिंतित करता है। तो निश्चित रूप से विश्व को जो भय है वो गलत नहीं है। ये शंकाएं जो बड़ी शक्तियां हैं विश्व की, उसके मन में अगर है तो वो सच्ची है। क्यों है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर वेपन्स होता है, तो न्यूक्लियर वेपन्स में बेसिकली होता क्या है जो आप जानते हैं, वो होता है एक एटम बम, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन बम। बात इसी की कि एटम बम या हाइड्रोजन बम ये न्यूक्लियर वेपन्स हो गया। और न्यूक्लियर वेपन्स से क्या नुकसान हो सकता है, विश्व क्यों डरा हुआ है, इसका एक डेटा आया है। और इसीलिए मैं ये बात अभी रख रहा हूँ क्योंकि सिपरी जो है ये है स्टॉकहोम, चलिए पहले इसको देख लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिपरी जो है, सिपरी एक डेटा जारी किया। सिपरी का जो डेटा है वो विश्व को डराने के लिए काफ़ी है। ये जो डर है क्यों स्वाभाविक है, अभी समझ में आएगी कि सिपरी के अनुसार जान रहे हैं वर्ल्ड में जो बम की संख्या है, एटम बम की संख्या वो है 13,865। 13,865 न्यूक्लियर वेपन अभी विश्व में है। न्यूक्लियर वेपन्स विश्व में वेपन्स विश्व में है। और किसके किसके पास है, इन्होंने ये डेटा भी जारी किया। और एक डेटा जो जारी किया उसमें गौर फरमाए, सबसे पहले जो रसिया है, रसिया के पास है 6,500 न्यूक्लियर वेपन्स। इसके बाद आता है यूएसए का नंबर, यूएसए के पास है 6,185। फिर पहुंच जाते हैं हम लोग फ्रांस के पास है 300। ब्रिटेन के पास है 290। और चाइना के पास है, फ्रांस के पास 300, चाइना के पास 290, चाइना के पास है 290। और फिर ब्रिटेन के पास जो है वो है 200 के बराबर है। ये क्या है, ये क्लियर है कि ये जो 5 शक्ति है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी रसिया, यूएसए, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन, ये क्या है, ये डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। लेकिन एक जो एनपीटी संधि हुई थी 1968 में, उसमें यह कहा गया था कि 1967 से पहले जिसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है उसे ही न्यूक्लियर वेपन कंट्री माना जाएगा, और उसके बाद जो करेगा उसे नहीं माना जाएगा, लेकिन मान्यता नहीं दिया जाएगा। इसीलिए 5 ही घोषित न्यूक्लियर वेपन से परिपूर्ण देश हैं, जो है रसिया, यूएसए, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन। लेकिन जो अघोषित देश है, अघोषित देश को भी यहाँ अभी शामिल करना, क्योंकि सिपरी का जो डेटा है वो 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स का, उसमें क्या है, उसमें देख लीजिए पाकिस्तान के पास अप टू 160, इंडिया के पास अप टू 140, इज़राइल के पास अप टू 90, और नॉर्थ कोरिया के पास है अप टू 30। अब क्या हुआ कि देखिए ये 5 तो डिक्लेयर्ड है, लेकिन ये पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया जो है ये डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन विश्व ये जानती है कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इसीलिए सिपरी जो डेटा जारी करती है उसमें सिपरी का ये अनुमान है कि पाकिस्तान के पास लगभग 160, भारत के पास 140, इजराइल के पास लगभग 90 और नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 30 न्यूक्लियर वेपन्स है। यानी संपूर्ण विश्व में 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स है। और आप जानते हैं अगर 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स
अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स विस्फोट कर जाए तो जो हमारा अर्थ है ये 50 बार बर्बाद हो सकता है। 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स की जो क्षमता है, इससे हमारा अर्थ कितना बार बर्बाद हो सकता है? 50 बार। 50 बार ये विश्व को बर्बाद यानी अर्थ को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। ये डेटा सिपरी द्वारा जारी किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि जो एटम बम या हाइड्रोजन बम की बात आती है और सिपरी ने जो डेटा दिया जिससे विश्व का चौंकना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। एक्चुअली रसिया और यूक्रेन का वार नहीं है, वॉर नहीं है, ये वॉर है यूएस और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है वर्सेस रशिया। इसीलिए यहाँ क्या है कि न्यूक्लियर बम, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, एटम बम या हाइड्रोजन बम, इसकी खतरा लोगों को, जो विशेषज्ञ है, जो आर्थिक विशेषज्ञ, जो सुरक्षा विशेषज्ञ है, उसे ये चिंता सता रही है कि कहीं ये वर्स्ट कंडीशन में न्यूक्लियर वेपन्स यानी न्यूक्लियर वार तो नहीं शुरू हो जाएगी। इसीलिए सिपरी ने जो डेटा जारी किया है ये चौंकाने वाला है कि जो वेपन्स है इसके कारण अर्थ को 50 बार बर्बाद हो सकती है इन 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स के कारण। अब चलिए जान लेते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स है क्या। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ क्या है कि एटम बम। चलिए पहले एटम बम को समझ लीजिए। तो ये एटम बम क्या है? एटम बम किस थ्योरी में काम करता है? तो इसको बोला जाता है परमाणु विखंडन। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? एटम बम की, परमाणु विखंडन। ठीक है, ये परमाणु विखंडन न्यूक्लियर फिजन। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम का हमेशा चर्चा सुनेंगे जब भी हम लोग एटॉमिक रिएक्टर की बात करते हैं, जहाँ से एटॉमिक एनर्जी जनरेट होती है, वहाँ बात आती है किसकी? तो बात आती है संवर्धित यूरेनियम की। ये जो यूरेनियम है ये इसका मेन सोर्स है। और संवर्धित यूरेनियम जो है वो कहाँ? तो एटॉमिक रिएक्टर में यूज होता है। और उसी एटॉमिक रिएक्टर में यूज होने वाले यूरेनियम से ही एटम बम भी बनाया जा सकता है। चलिए उसका थ्योरी को समझ लीजिए, सिंपल सा है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? तो चलिए देख लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि जो एटम बम है, तो ये न्यूक्लियर फिजन थ्योरी पे यानी परमाणु विखंडन, इसमें क्या होता है कि कोई परमाणु है, एटम है, ये क्या होता है न्यूक्लियर फिजन के कारण ये टुकड़ा टुकड़ा में बैठता है। टुकड़ा टुकड़ा में बैठने के बाद अपार मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है और यही एनर्जी जो है नुकसान का कारण है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो न्यूक्लियर फिजन है ये सामान्य ताप एवं दाब पर इसमें न्यूट्रॉन का बौछार कराया जाता है। जो यूरेनियम है, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बौछार किया जाता है। कब? सामान्य ताप एवं दाब पर। तब ये टुकड़ा, फिजन मतलब विखंडित हो जाए बेरिलियम और क्रिप्टन में, और ये विखंडित होने के बाद एकदम अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज करता है। और यही एनर्जी क्या है कि नुकसान का कारण है, एटम बम में नुकसान का कारण है। और अगर इसी को कंट्रोल कर लिया जाए तो वही हो जाता है एटॉमिक रिएक्टर, जहां एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, अपने उपयोग के अनुसार जैसा यूज हो उसके अनुसार हम लोग इसको कंट्रोल करके यूज करते हैं। तो वो एटॉमिक रिएक्टर हो गया। एटम बम अनकंट्रोल्ड हो गया तो उसमें प्रोसेस क्या हो गया? प्रोसेस वही सेम हो गया, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में अगर अनकंट्रोल्ड है तो हो गया एटम बम, और अगर न्यूक्लियर फिजन कंट्रोल्ड है तो वो क्या हो गया? एटॉमिक रिएक्टर, यानी एनर्जी जनरेट करने की बात। अब चलिए आ जाते हैं सीधे कहाँ? अब आते हैं हाइड्रोजन बम। ये हाइड्रोजन बम कैसे? क्योंकि एटम बम और हाइड्रोजन बम ही न्यूक्लियर वेपन्स है। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है? ये हाइड्रोजन बम किस थ्योरी पे काम करता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संलयन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्योरी पे काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये दोनों मिलते हैं, फ्यूजन होता है। और फ्यूजन होने के बाद क्या होता है कि हीलियम बनता है, और फिर
व्यापक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एटम बम है, एटम बम से बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है और ये अभी तक कंट्रोल नहीं हो सका है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बम जो है वो एटम बम की तुलना में अत्यंत ही विध्वंसक या विनाशक होता है और इसे अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। तो चलिए इसका देख लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन होता कैसे है। तो चलिए इसमें क्या हो गया, देखिए ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं जानते हैं? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसको आइसोटॉप्स बोला जाता है, समस्थानिक। तो जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम, ये हो गया ड्यूटेरियम और ये हो गया ट्राइटियम, ये हो गया हीलियम। ये क्या होता है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कौन से हो गए? तो यहाँ ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम दोनों मिलते हैं, मिलकर बनते हैं हीलियम। अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज होती है और ये विध्वंसक होती है क्योंकि ये कंट्रोल नहीं है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, साथ ही प्रेशर भी बहुत ज़्यादा, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जब होता है तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स है वो मिल जाते हैं। अब मिलने के बाद हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स मिल जाते हैं, अब मिलने के बाद ही जो अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज होती है, यही है किसका थ्योरी? तो ये थ्योरी है हाइड्रोजन बम का, जो न्यूक्लियर वेपन्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक है हाइड्रोजन बम। चलिए ये तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में क्या देखना होगा, अब चलिए देख लेते हैं। चूँकि सिपरी ने तो जो चिंता जताया उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब ये है कि विश्व में इसकी क्या स्थिति है, भारत का क्या पोजीशन है न्यूक्लियर वेपन्स में। तो आपने देखा एक डेटा जिसमें सिपरी ने कहा कि हमारे पास अप टू 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि पाकिस्तान से कम है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स जो इंडिया ने जो टेस्ट किया उसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया में वर्तमान में जो वर्ल्ड के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए उसको जान लेते हैं और फिर देखते हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ है जो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए बनी है उसकी क्या भूमिका है, उन्होंने अब तक अपनी क्या भूमिका निभाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है कि न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। इसमें क्या हो गया कि हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम किससे हो रहा है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन से, नाभिकीय संलयन से। जबकि एटम बम किससे हो रहा है? न्यूक्लियर फिजन से, यानी नाभिकीय विखंडन से। अब हम लोग किसको देख रहे थे? तो हम लोग को यहाँ दो चीज़ देखना होगा। पहला कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर न्यूक्लियर का जो टेक्नोलॉजी है इसके मिसयूज को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास हुए उसको जान लेना होगा। और दूसरा, हमारा क्या पोजीशन है, इंडिया का क्या पोजीशन है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। अच्छा, इसको भी हटा ही देते हैं, यहाँ तक तो सिपरी का डेटा है ही क्लियर। चलिए अब यहाँ 3 एजेंसी के बारे में हम लोग को बात रखना होगा। ये 3 एजेंसियाँ कौन सी होंगी? पेन क्यों नहीं चल रहा है? चलिए जो 3 एजेंसियाँ होगी, सबसे पहले IAEA। IAEA जो है ये 1957 में बना है। यह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में। ये 1957 में IAEA बना। IAEA का क्या काम है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है,
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मिसयूज को रोकना और इसके शांतिपूर्ण उद्देश्य को बढ़ावा देना। आइए ये 1957 में ही उस समय ये समझ में आ गया था कि ये जो अगर इसके टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्या होगा कि विश्व में बहुत तेज़ी से न्यूक्लियर वेपन्स फैलेंगे। इस उद्देश्य से 1957 में ही ये प्रयास किया जाने लगा था, 1957 से ही, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स पे कंट्रोल होना जरूरी है। इसका प्रसार बहुत सीमित होना चाहिए और गलत हाथों में जाने से इसे रोकना, इसे टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ जो इसके टेक्नोलॉजी का गलत हाथ में जाने का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हमारा जो पावर जनरेशन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उसके लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है और इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर ही पावर जनरेट होता है। और पावर जनरेशन न्यूक्लियर बेस्ड हो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि पावर के लिए ये एक अच्छा सोर्स है पावर जनरेशन का। इसलिए क्या होता है कि इसका यूज भी स्वाभाविक है। अब चूँकि अगर इसको शांतिपूर्ण उद्देश्य से एटॉमिक जो रिएक्टर्स हैं वहाँ यूज हो तो क्या होता है कि वहीं पे जो संबंधित यूरेनियम का यूज होता है और वहीं से जो सह उत्पाद, उस एटॉमिक रिएक्टर से ही जो सह उत्पाद होते हैं, उत्पादन होता है उसका, उसमें क्या होता है बेरिलियम और क्रिप्टन का जो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है उसी से एटॉमिक जो वेपन यानी एटम बम का जो थ्योरी है ना काफ़ी रिलेटेड है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम का जो थ्योरी है दोनों ऑलमोस्ट बेस्ड किस में है तो फ्यूज़न में, न्यूक्लियर फ्यूज़न में। इसीलिए इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये 1957 से ये प्रयास कर रही थी। इसके बाद NPT की बात आती है। NPT ये 1968 में, इसमें क्या है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हिंदी में भी लिख रहे हैं परमाणु अप्रसार संधि, अप्रसार संधि। इसमें क्या हुआ देखिए 1968 में ये तय किया गया कि 1967 से पहले जिसने एटम बम का टेस्ट कर लिया है सिर्फ उसे ही माना जाएगा कि वो परमाणु वेपन संपन्न देश है। और उसके बाद से यानी 1968 के बाद से कोई भी देश अगर परमाणु बम यानी एटम बम या हाइड्रोजन बम का टेस्ट करता है तो उस पर प्रतिबंध लगेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वो एटॉमिक रिएक्टर पर भी काम नहीं कर सकेगा। उसका एटॉमिक रिएक्टर अगर चल भी रहा है तो ठप हो जाएगा, क्योंकि उसे संवर्धित यूरेनियम प्राप्त नहीं होगा। अब आप गौर करें 1967 तक किसने किया था, तो आप जानते हैं सबसे नंबर 1 हो गया रसिया, नंबर 2 हो गया USA, तीसरा हो गया फ्रांस, चौथा हो गया चाइना और पांचवा हो गया ब्रिटेन। यानी 1967 तक में ये 5 ही देश परमाणु वेपन, न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार से संपन्न देश थे और इन्हें मान्यता दी गई, NPT में मान्यता दी गई। लेकिन 1968 के बाद से जो पूरी तरह से इसके टेस्ट पर प्रतिबंध था, इसके बावजूद इंडिया ने कुछ टेस्ट किया। अब देखिए इंडिया इस टेस्ट के कारण ही तो सिफरी ने जो डेटा जारी किया उसमें इंडिया का भी नाम है कि हाँ इंडिया अघोषित परमाणु संपन्न देश है। तो इंडिया में देखिए क्या होता है कि पहली बार देखिए क्या होता है, चलिए इंडिया का कुछ टेस्ट यहाँ देख लीजिए। इंडिया पहली बार जो टेस्ट किया था एटम बम का वो 18 मई 1974 18 मई 1974। इस टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और उस समय जो PM थे वो इंदिरा गांधी। अब आप देखिए ये कब हो रहा है, ये हो रहा है 1974 में, जबकि NPT कह रहा है कि 1968 के बाद कोई भी देश एटम बम का टेस्ट नहीं करेगा। इसके बावजूद इंडिया 1974 में किया। फिर इंडिया ने देखिए 11 मई 1998 को 11 मई 1998 को, और फिर उसके बाद ही 13 मई को भी किया। दो बार। अब क्या था इसमें बता दे रहे हैं 1998 को। ये जो दोनों टेस्ट हुआ था 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब, ऑपरेशन शक्ति, और पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे, उस समय प्रेसिडेंट नहीं थे, बाद में प्रेसिडेंट बने थे। और इस जो 1998 के इसमें जो योगदान था एपीजे अब्दुल कलाम का भी थोड़ा सा याद नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने किसको हम लोगों ने देखा कि 11 मई और 13 मई को 2 टेस्ट हुआ इंडिया के ओर से, और इससे पहले 18 मई 1974 को हुआ था। और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और जिन साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा योगदान था वो थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे। यहाँ क्या है कि 1974 में इंडिया ने एटम बम का टेस्ट किया था। 11 मई 1998 को भी एटम बम का ही टेस्ट हुआ था, एटम बम का। लेकिन जो 13 मई 1998 को वो था हाइड्रोजन बम का। यानी इंडिया जो न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश है वो न केवल एटम बम बल्कि हाइड्रोजन बम टेक्नोलॉजी से भी लैस है। यानी हमारे न्यूक्लियर वेपन के बेड़े में न केवल एटम बम बल्कि हाइड्रोजन बम भी है। अब आप देख लीजिए, जब एनपीटी की बात आई 1968 में, क्या हुआ कि 1968 में कहा गया कि उसके बाद कोई टेस्ट नहीं कर सकता। इसके बावजूद इंडिया ने 1974, 1998 में 2 बार। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर पावर जनरेशन के लिए था उसको संबंधित यूरेनियम मिलना मुश्किल हो गया। इसलिए हमारे यहाँ यूरेनियम आधारित जो पावर जनरेशन यानी न्यूक्लियर रिएक्टर थे उसका उत्पादन काफ़ी प्रभावित हुआ, और आज भी हम उस क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और कर लेना जरूरी है कि जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में 2 ऐसी घटना हुई ना जो लोगों को परेशान किया। वो परेशान किया क्या कि 1986 में चेरनोबिल, जो रसिया तभी ये सोवियत संघ में था, जो कि अभी वर्तमान में यूक्रेन में है। 1986 में चेरनोबिल में एक दुर्घटना होती है, और 2011 में जापान के फुकुशिमा में ये दुर्घटना होती है। किस में? तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो ये 2 दुर्घटना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेना। तो चेरनोबिल वर्तमान में यूक्रेन में है, लेकिन उस समय यूएसएसआर में था। और कब हुआ था? 1986 में। और उसी समय एक और दुर्घटना फुकुशिमा, ये फुकुशिमा जो है जापान, और कब हुई थी यहाँ दुर्घटना? 2011 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट है, इसको जानना जरूरी है। यहाँ हुआ था क्या? तो ये एटॉमिक रिएक्टर में दुर्घटना हुई थी। अब जो दुर्घटना हुई उससे एटॉमिक रिएक्टर से जो पावर जनरेशन की बात आती है वो भी विश्व को चिंता में डाला। और आप ये जानते हुए कि यूरोप के ज़्यादातर देश जो एटॉमिक रिएक्टर से पावर जनरेशन करते थे, धीरे धीरे उन्होंने नए एटॉमिक रिएक्टर को तो लगाना बंद ही कर दिया, और धीरे धीरे वो फेज आउट कर रहे हैं, जिसमें जर्मनी काफ़ी आगे है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगभग ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। अब चलिए आगे हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की, फिर हमने देखा NPT की, अब एक है CTBT। इसमें क्या है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं बना, और फाइनली इसमें अभी तक एग्रीमेंट साइन भी नहीं किया। ये CTBT क्या है? कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें क्या है? ये सीधे सीधे यही है। एक्चुअली जब ये CTBT की बात आने लगी तो ये विश्व की चिंता ये था कि कहीं जो न्यूक्लियर वेपन्स और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आतंकवादियों के हाथों में न चला जाए, और आतंकवादियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए ही CTBT को बढ़ावा दिया गया कि नहीं, किसी भी शर्त में CTBT को लागू करना है। लेकिन समस्या ये हुई कि CTBT जो बात हुई वो 94 से ही प्रयास चल रहा है, 1994 में, लेकिन भारत अभी तक इसमें साइन नहीं किया है, क्योंकि इसके कई ऐसे जो इशू हैं जिस पर इंडिया का विचार है कि नहीं, ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, इसके बाद ही वो इस पर
सिग्नेचर साइन करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि एनपीटी सफल नहीं हुआ, इसीलिए सीटीबीटी की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए 1996 में ये सीटीबीटी का ड्राफ्ट तैयार हो गया, ज़्यादातर देश इसके मेंबर बन गए, लेकिन भारत अभी तक इसका मेंबर नहीं बना। क्योंकि सीटीबीटी में क्या है ना, सीटीबीटी में है कि जो न्यूक्लियर वेपन जिसके पास है उसको धीरे धीरे ख़त्म करना है। अब इंडिया का कहना है कि ख़त्म करने का एक टेन्योर होना चाहिए। देखिए क्या है कि मान लीजिए इंडिया के पास अप टू 140 है, लेकिन रसिया के पास 6500 है, यूएसए के पास 185 है। तो इसका मतलब कोई डेडलाइन फिक्स होना चाहिए कि कब तक ख़त्म किया जाए। इंडिया इस बात को लेकर अब तक सीटीबीटी में एग्रीमेंट नहीं दिया, जबकि सीटीबीटी की जो ड्राफ्ट है वो 1996 में ही तैयार हो गई थी, लेकिन इसमें अभी तक आगे नहीं बढ़े। अब चलिए क्या है कि 2017 में यूएनओ ने कुछ प्रयास करना शुरू किया। 2017 में यूएन का है 2017 में कि नहीं, विश्व के सभी देश को अब एक साथ आगे आकर न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करना और नष्ट करना जरूरी हो गया है, नहीं तो इससे विश्व को बहुत नुकसान होगा। और जैसा सिपरी ने कहा कि वर्तमान में जो 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स है, इससे पृथ्वी को 50 बार बर्बाद किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। तो हम लोगों ने देख लिया यूएन का 2017 का प्रयास। 2017 के प्रयास के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें निश्चित रूप से कुछ कंट्रोल दिखाई दे रही है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि न्यूक्लियर वेपन्स कम कैसे हो, इसमें एक संधि का जिक्र मैं करना जरूरी समझता हूँ, वो है स्टार्ट संधि, START। स्टार्ट संधि जो है एग्रीमेंट स्टार्ट, ये है कि इसके बीच में तो ये है रसिया एंड यूएसए। अब स्टार्ट और फिर न्यू स्टार्ट संधि भी आई है। देखिए ये बहुत एग्जाम में पूछा, स्टार्ट संधि किसके किसके बीच है। स्टार्ट संधि और न्यू स्टार्ट संधि क्या है, रसिया और यूक्रेन के बीच है, जो विश्व के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री हैं। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे फेज वाइज हम न्यूक्लियर वेपन्स कम करेंगे, और ये संधि हुई, और इसी संधि के तहत रसिया और यूक्रेन धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स कम करना भी शुरू कर दिया था। वर्तमान में स्थिति थोड़ी शिथिल हुई है और यूक्रेन वॉर के कारण थोड़ा सा पॉलिसी वगैरह चेंज हुआ है, इसीलिए स्टार्ट संधि अभी ठंडे बस्ते में चली गई है। लेकिन स्टार्ट संधि दो फेज में, स्टार्ट और न्यू स्टार्ट संधि रसिया और यूक्रेन के बीच, रसिया और यूएसए के बीच, यूक्रेन की कोई बात ही नहीं है। तो स्टार्ट संधि की बात हो गई। स्टार्ट संधि रसिया और यूएसए के बीच, न्यू स्टार्ट संधि भी रसिया और यूएसए के बीच। किस लिए? क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड के सबसे बड़े न्यूक्लियर वेपन्स वाले देश हैं, जो धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेंगे। अब जैसा मैंने कहा कि एनपीटी के बाद कोई न्यूक्लियर वेपन का अगर टेस्ट करता है तो उस पर प्रतिबंध लगेगी। इंडिया में भी प्रतिबंध लगा। अब जो प्रतिबंध लगा तो इसका क्या नुकसान हुआ कि इंडिया जो न्यूक्लियर रिएक्टर के सेक्टर में आगे बढ़ के भारत की विशाल जनसंख्या, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, जिसकी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या था कि न्यूक्लियर रिएक्टर होना जरूरी था। चूँकि उन्होंने एटम बम और हाइड्रोजन बम के टेस्ट कर ली, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा। और इससे क्या हुआ कि जो इनरिच यूरेनियम माने संवर्धित यूरेनियम नहीं मिलने के कारण इसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो काफ़ी स्लो हो गए। नए प्रोजेक्ट अब बनने बंद हो गए, कुछ प्रोजेक्ट बन भी रहे तो काफ़ी स्लो, 10-10, 20-20 साल से यह चल रहा है। तो इसीलिए इंडिया को नुकसान भी हुआ इससे, लेकिन ये ज़रूरी भी था, क्योंकि इंडिया के दो पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स युक्त हैं। तो निश्चित रूप से इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स अपना ज़रूरी था कि न्यूक्लियर वेपन्स भी स्टॉक में होना ही चाहिए। ये स्ट्रैटेजिक है न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए जब से न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट हुआ है और न्यूक्लियर वेपन्स का जो पहला यूज हुआ, आप जानते हैं कहाँ पहला यूज जो हुआ था, वो 6 अगस्त 1945 को, यहाँ लिख देते हैं 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945। ये दोनों कब? ये दोनों सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका द्वारा जापान पर किया गया था। जबकि हिरोशिमा में जो किया गया था 6 अगस्त 1945 को, उसमें 70,000 लोग मारे गए थे। जबकि 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी में किया गया था उसमें 40,000 लोग मारे गए थे। और आज भी रेडिएशन से लोग वहाँ प्रभावित है, कुप्रभाव आज भी झेल रहे थे। यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है इस तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यूज होता है। उसके बाद से इसका क्या हुआ कि डायरेक्टली ये अटैक नहीं किया गया किसी देश द्वारा दूसरे देश पर न्यूक्लियर वेपन्स का। लेकिन फिर भी जो सजगता है IAEA, NPT, CTBT और फिर UN, तो इसके कारण निश्चित रूप से मिसयूज तो नहीं हुआ है।
और लेकिन एक संभावना हमेशा बनी रहती है कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स वार अगर हो जाता है तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे थे कि चूँकि इंडिया 1968 में NPT के बाद टेस्ट किया, इसलिए इंडिया को काफ़ी सारा क्या हुआ कि प्रतिबंध झेलना पड़ा। इनरिच यूरेनियम नहीं मिलने के कारण इसका क्या हुआ कि इसके जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन की क्षमता है वो प्रभावित हुई। इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि अब इंडिया में स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। तो जो स्थिति बदलनी शुरू हुई, तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं 2016। देखिए 2016 में क्या हुआ, MTCR, ये है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्म। टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्म MTCR कब हुआ, 2016 में। अब क्या है कि जो भारत को 2016 में MTCR की क्या हुई, सदस्यता प्राप्त हुई। फिर 2017 में देखिए क्या हुआ, 2017 में वाशेनर अरेंजमेंट का सदस्य बना। वाशेनर अरेंजमेंट, वाशेनर अरेंजमेंट का कब, 2017 में। फिर 2018 में क्या हुआ, एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ वो स्ट्रेटेजिक ऑथराइजेशन 1 का स्टेटस मिला इसे। स्ट्रेटेजिक ऑथराइजेशन 2018 में USA के साथ क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक ऑथराइजेशन 1 का स्टेटस मिला। और फिर 2018 में ही इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल किया गया। यह ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, ये इनरिच यूरेनियम को सप्लाई करता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी इंडिया को सदस्यता मिली, कब, तो 2018 में। तो इसमें क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया क्या हुआ कि इंडिया में प्रतिबंध लगा और इंडिया डायरेक्टली जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसका मेंबर नहीं होने के कारण क्या है कि इंडिया को इनरिच यूरेनियम नहीं मिल पा रहा था। NSG जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसका इंडिया मेंबर नहीं है, इसलिए इसको इनरिच यूरेनियम नहीं मिल रहा था। लेकिन इंडिया ने स्ट्रेटजिकली क्या हुआ कि इंडिया ने ये विश्व को बताया कि उन्होंने एटॉमिक टेस्ट क्यों करी, न्यूक्लियर वेपन्स क्यों जरूरी था। उन्होंने चाइना और पाकिस्तान का हवाला देकर कहा कि उसे भी न्यूक्लियर वेपन्स रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड के साथ ये कमिट किया कि नो फर्स्ट यूज, यानी इंडिया पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। इस भरोसे के कारण धीरे धीरे विश्व को भी ये समझ में आया कि हाँ, चूँकि इंडिया के दो पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर वेपन्स युक्त है, इसलिए भारत का भी होना जरूरी था। लेकिन इंडिया ये कमिट कर रहा है वर्ल्ड के साथ कि नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले यूज नहीं करेंगे। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नहीं होने के बावजूद 2016 में जब MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्म, 2017 में वाशेनर अरेंजमेंट, 2018 में स्ट्रेटेजिक ऑथराइजेशन 1 अमेरिका के साथ और 2018 में ही ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में जब शामिल हुआ, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नहीं होने के बावजूद भारत को इनरिच यूरेनियम प्राप्त होना शुरू हुआ और धीरे धीरे भारत जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी उपलब्ध हो सकती है उस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। तो विश्व में जो चिंता है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, आज उस चिंता पे हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने IAEA, NPT, CTBT, UN, फिर चेरनोबिल, फुकुशिमा हो या फिर हिरोशिमा नागासाकी का हमला हो, एटम बम की थ्योरी, न्यूक्लियर फिजन या फिर हाइड्रोजन बम की न्यूक्लियर फ्यूजन को जाना। फिर हम लोगों ने जाना MTCR, वाशेनर अरेंजमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑथराइजेशन 1 और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को, स्टार्ट संधि को भी देखा हम लोगों ने। यानी न्यूक्लियर वेपन से जुड़े हुए सभी समस्याओं को और सिपरी की चिंताओं को भी हम लोगों ने इस सेशन में देखा, जाना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी